यार मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ कि मैं करीब-करीब 95% जो मेरी इनकम है, मैं उसको सेव करता हूँ। तो लोग हँसते हैं, लोग बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप अपनी लाइफ़ ख़राब कर रहे हो अगर आप 95% अपनी तनख्वाह सेव करते हो वगैरह-वगैरह। तो मैं आपको सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 95% इनकम सेव करने का, फिर मैं एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। तो 95% तनख्वाह अगर आपको सेव करनी है तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे बनाओ और बहुत कम खर्चे करो। ऐसा ही कुछ मैं करता हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको इस चीज़ से दे सकता हूँ कि पीछे कार खड़ी है, ये मैंने रिसेंटली खरीदी थी। ये टाटा नेक्सॉन कार है और मैंने कई सालों बाद अपनी लाइफ में एक नई कार खरीदी। इससे पहले मेरे पास i20 थी, जो एक बहुत ही बेसिक सी कार थी। क्योंकि मैं दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुआ गोवा में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नई कार चाहिए थी, इसलिए मैंने टाटा नेक्सॉन खरीदी। मैंने कोई लोन नहीं लिया, इस गाड़ी को मैं बार बार खरीद सकता था। किसी दिन मैं आपको अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग भी दिखाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो प्रेजेंट करा है जिसमें मैंने अपनी 17-18 इनकम सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करा है। तो आप जाके देख सकते हो। ये चीज मैं आपको बोस्ट करने के लिए या अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मनी की जो डेफिनेशन होती है या जो पैसा कमाने की डेफिनेशन होती है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं। आपने आजकल कई सारे एड्स देखने शुरू करे होंगे कि लोग आपको अपनी फरारी दिखाते हैं, फिर 500 रुपए का वेबिनार बेचते हैं। ऐसा मुझे करने का कोई शौक नहीं है। मैं आपके अंदर अच्छी आदतें कल्टीवेट करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं पैसे को कभी भी एक कंज्यूमरिस्टिक चीज की तरह नहीं देखता। क्योंकि आज मैं एक ऑडी खरीदूंगा, फिर उसके बाद मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा, फिर उसके बाद मैं चौथी पांचवी चीज खरीदूंगा, या फिर मैं एक और बहुत बड़ा घर खरीद लूंगा। तो अगर मैं अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजों से डिफाइन करने लग गया तो फिर मैं दिन भर दौड़ता रहूंगा, कभी भी मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो मेरा मनी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि मनी मेरे लिए एक फ्रीडम है। मैं जिस तरीके का काम करना चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ, अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो। अगर मैं अच्छी जगहों पर रहना चाहूँ और अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, तो ये सारे फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटीज मेरे पास रहेंगे। तो मैं मनी को फ्रीडम की तरह देखता हूँ, मैं मनी को चीजें कंज्यूम करने की तरह नहीं देखता। इस वीडियो पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप 20,000 रुपए महीना कमाते हो, 50,000 या 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख, तो आपको अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मेरी फिलॉसफी ऑफ मनी से अग्री करते हो तो मैं आपको बहुत बेसिक फॉर्मेट में, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सारी कहानी समझाऊंगा। अगर अग्री करते हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार तो गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं अंदर आ गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप 20,000 रुपए के सैलरी लेवल पे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि जब मैं 20,000 बोलता हूँ तो आपकी सैलरी हो सकता है 2500, हो सकता है 15 हो। तो आप मोटी मोटी मैथ समझिएगा, एकदम क्रिटिकल मत हो जाना। राइट, सो दैट्स पॉइंट वन। आपको इस स्टेज पे अपनी लाइफ के इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अक्षत आप कैसे फाइनेंस यूट्यूबर हो, आप तो उल्टी सलाह दे रहे हो कि हमारे पास एक तो पैसे कम है और आप बोल रहे हो कि यार इन्वेस्टमेंट पे ध्यान मत दो। अच्छा, आप पूरा लॉजिक सुन लीजिए इस चीज़ का। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मैं उस पॉइंट पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और मेरी तनख्वाह होती थी करीब करीब 10 से 12,000 रुपए। तो बहुत कम तनख्वाह थी। मैं किस चीज़ पे ध्यान देता था? मैं उस समय पे ध्यान देता था अपनी स्किल बिल्डिंग पे। तो मैंने एक नई स्किल सीखी जिसको बोलते थे जीमैट ट्यूटरिंग स्किल। तो मैंने एक जीमैट नाम का एग्जाम क्लियर किया एंड उसके बारे में मैं लोगों को पढ़ाने लगा। तो मुझे कुछ विदेश के क्लाइंट मिले, मुझे कुछ इंडिया के क्लाइंट्स मिले। तो मेरी तनख्वाह जीमैट के बारे में पढ़ाने के थ्रू होने लग गई 50,000 रुपए महीना। तो मेरी प्राइमरी जॉब से मुझे 10,000 मिलते थे, मेरी सेकेंडरी जॉब से मुझे 50,000 मिलते थे। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जब आपकी तनख्वाह बहुत कम होती है तो उस पॉइंट पे आपको स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट करने पे। ये चीज़ मैं आपको मैथ के थ्रू भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देखिए और यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है। आप कट पिट के, जोड़ जाड़ के, तोड़ मरोड़ के 5,000 रुपए से ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ अस, अगर हम मेट्रोज में एज ए बैचलर भी रह रहे हैं तो 20,000 रुपए की तनख्वाह पे हम 25% से ज़्यादा की सेविंग जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए आप 5,000 रुपए महीना सेव करते हो और यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी सैलरी ग्रो नहीं कर रही है क्योंकि आप स्किल सेट भी ग्रो नहीं कर रहे हो। तो आपने हर महीना 5,000 रुपए डालना शुरू करा, 20 साल तक डालते गए और 12% के रेट से भी ग्रो करा। 12% क्यों माना? क्योंकि निफ्टी का ग्रोथ रेट करीब करीब 12 से 12.5% के बीच में होता है। तो आपका टोटल कॉर्पस कितना बना? टोटल कॉर्पस आपका बना 50 लाख रुपए। आप डांस करने लग जाओगे, खुश हो जाओगे कि यार 50 लाख रुपए, हमने तो झंडे गाड़ दिए। नहीं, उस 50 लाख रुपए की कीमत आज से 20 साल बाद कितनी होगी? उस आंसर को फिगर आउट करने का बहुत आसान तरीका है कि उसको आप डिवाइड बाय 4 कर दो। अगेन यहाँ पे आप बिल्कुल स्पेसिफिक मत हो जाना कि यार डिवाइड बाय 4 ही क्यों करा, 7% होता है या 8% होता है इन्फ्लेशन, ये वो। मैं आपको एक मोटी मोटी मैथ समझा रहा हूँ। अगर आप 20 साल के हिसाब से कैलकुलेशन बिठा रहे हो कि आप पैसे की कीमत समझना चाहते हो कि कितनी होगी आज से 20 साल बाद, तो 50 लाख रुपए की वैल्यू तो करीब करीब 12.5 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर आएगी आज की डेट में। तो 50 लाख रुपए सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप आज 2022 में ये चीज इमेजिन कर रहे हो, लेकिन 2042 में वो 50 लाख रुपए की कीमत
एक्चुअल में कितनी होगी, करीब करीब आज के 12.5 लाख के हिसाब से। तो कहने का तात्पर्य क्या बनता है कि आपने 20 साल तक मेहनत करी और आप मात्र 12.5 लाख रुपए कमा पाए अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ जाते हो। तो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज क्या है कि पहली चीज आपको स्किल सेट पे ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको अपना टाइम खराब या खोटी नहीं करना चाहिए फालतू इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भाग के। अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ वहाँ करना चाहते हो तो कृपया इन 2-3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज वेल्थ प्रिजर्वेशन आपका गोल हो जाता है तो कृपया करके डेट म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करिए जहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और यहाँ पे आपका पैसा खोने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। और फाइनल इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि जब आप 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की सैलरी पे अगर आप हो तो आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए कि यार मैं 50,000 की सैलरी पे कैसे पहुंचूं। अब इमेजिन करते हैं कि आप 50,000 की सैलरी पे पहुंच चुके हो तो अब आपको निवेश से रिलेटेड क्या मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आप अपना स्किल सेट तो इंप्रूव करते ही रहो क्योंकि 50,000 रुपए की तनख्वाह से कोई बहुत खुश नहीं होगा, लेकिन हमेशा अपने अंदर ये आग होती है कि 50,000 से क्या है, थोड़ा सा और ज्यादा कमाते हैं। तो स्किल सेट पे इंप्रूवमेंट लाके ही आप 50,000 से ज्यादा कमाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 50,000 रुपए की तनख्वाह पे आपका गोल या सेविंग्स गोल कितना होना चाहिए। करीब करीब मेरे हिसाब से 20 से 25% पैसा आप बचा सकते हो अगर आप तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ के करो। अब हर किसी की इंडिविजुअल सिचुएशन अलग हो सकती है, कईयों का परिवार हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, कईयों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो, तो हो सकता है कुछ भी पैसा ना बचे। लेकिन अगर आपको एक गोल चाहिए कि यार 50,000 रुपए के आसपास मेरी तनख्वाह है तो मैं कितना पैसा बचाऊं, तो अगर आप 20 से 25% पैसा अपना बचा के निवेश कर पाओ तो आपका कॉर्पस अच्छा अमाउंट का बन सकता है। कितना बनेगा, यहाँ पे रहा चार्ट, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 15,000 रुपए महीने के हिसाब से निवेश करते हो, 12% के हिसाब से उसे ग्रो करते हो 20 सालों तक, तो उस पैसे की कीमत कितनी हो जाती है, 1.5 करोड़। अब अगेन वही फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे करीब करीब अपना बन गया 37-38 लाख। तो अच्छा खासा डिसेंट सा कॉर्पस है 37-38 लाख का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉइंट्स क्या समझने चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट का। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं कि जहां पे आप अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश करते हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में निवेश कर रहे हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की चीज़ हो गई। सिमिलरली बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होने के। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि जब आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए हो और आप 15,000 रुपए के आसपास का निवेश कर रहे हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को अग्रेसिव और डिफेंसिव में डिवाइड कर लेना चाहिए। मोस्टली आपका पोर्टफोलियो डिफेंसिव हो सकता है 80% डिफेंसिव हो और 20% अग्रेसिव हो। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि डिफेंसिव चीज़ें क्या हो सकती है। डिफेंसिव चीज़ें ऐसी हो गई कि जो मुख्यतः गिरेंगी नहीं। अगर आप 2-3 साल का व्यू पॉइंट ले लो तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 आपने खरीदा जो एक म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो वो तबाह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज निफ्टी 18,000 के आसपास चल रहा है, आप 3 साल बाद देखोगे तो यार 18,000 से कभी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, सीधे उठ गिर के 10,000 रुपए हो गया। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, आज तक तो नहीं हुआ है। और ऐसा अगर कुछ हो गया तो भारत की इकोनॉमी भी गिर जाएगी। तो अगर आप इंडिया की इकोनॉमी पे वेट कर रहे हो तो एक डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट जो आप पकड़ सकते हो वो हो गया निफ्टी 50। सिमिलरली अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एसेट पकड़ना चाहते हो तो अभी आजकल बहुत अच्छी डिमांड चल रही है नैस्डैक में, क्योंकि नैस्डैक क्या है, यूएस का स्टॉक मार्केट इंडेक्स हो गया, वो काफी गिराई हुआ है ऑलरेडी। अगर आप ऐसी गिरती सिचुएशन में खरीदो तो ऐसा नहीं है कि आज से 3 साल बाद नास्डैक बढ़ेगा ही नहीं, तो उसमें जाके आप आराम से निवेश कर सकते हो। कईयों के क्वेश्चन आते हैं कि यार अक्षत नास्डैक में कैसे निवेश करें, तो मैं लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। वेस्टेड के थ्रू आप आराम से यूएस के स्टॉक इंडेसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगे, वो स्ट्रैटेजी सेंसेबल लगे, तो आप अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन वहां पे जाके ले सकते हो। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये हो गया कि आपको समझ में आ गया कि भाई थोड़ा सा डिफेंसिव में तो रखना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा एग्रेसिव में भी रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैं अपनी वेल्थ ग्रोथ करना चाहता हूं। तो आप इंडिविजुअल बैंक स्टॉक्स खरीद सकते हो, आप इंडिविजुअल एनबीएफसी टाइप की कंपनियां जैसे कि बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनियां हो गई वो खरीद सकते हो। थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप पे रिसर्च करना शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश कर दो, लेकिन मैं सिंपल सा पॉइंट ये पोर्ट्रे करना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पास इंसेंटिव है, क्योंकि आपकी कैपिटल ठीक ठाक है। आप पोर्टफोलियो जो टारगेट पोर्टफोलियो जनरेट करना चाहते हो वो करीब करीब 40 लाख रियल अमाउंट का पोर्टफोलियो आप जनरेट करना चाहते हो, और अगर आप इन्वेस्टिंग सीख लो और ठीक स्टेप्स ले लो तो वो 40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जनरेट करना
बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इस स्टेज पे आप बोलो कि अक्षत नहीं यार, मैं अपना है ना स्किल सेट पे फोकस रखना चाहता हूं, तो क्या वो चीज गलत होगी कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूं? वो गलत होगी, क्योंकि आपके पास 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता थी और आपने नहीं करा, तो आपने पूरे कंपाउंडिंग बेनिफिट्स खो दिए। तो आप कर क्या सकते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में चले जाओ, कोई इशू नहीं है। आप मात्र एक म्यूचुअल फंड पकड़ लो जिसको इंडेक्स फंड बोलते हैं, उसमें अलग अलग कंपनियां पकड़ लो, उसमें आप निवेश करते रहो, कोई इशू नहीं है। मीनवाइल आप अपने स्किल सेट पे ध्यान दो। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि मान लीजिए आपने और मेहनत करी, 50,000 रुपए से अब आपकी तनख्वाह पहुंच चुकी है 1 लाख रुपए आज के ज़माने के साथ। अब 1 लाख रुपए बहुत अच्छी तनख्वाह होती है, तो यहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टिंग गोल क्या बनना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि करीब करीब आपको 25 से 30% पैसा तो सेव करना चाहिए यहाँ पे। एंड कॉमेंट में फिर काफ़ी सारे लोग भड़क जाएंगे कि यार ऐसे कैसे 25-30% कैसे सेव कर सकता हूँ, मैं तो टैक्स भी भरता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। मैं आपको मोटी मोटी मैथ बता रहा हूँ, हर किसी की पर्सनल सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको गोल दे रहा हूँ, गोल ऑफ इन्वेस्टिंग, कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो टारगेट बिठाओ कि यार 30,000 रुपए महीना हम किसी तरह सेव कर पाएं। अब होता है कई महीनों में होगा, कई महीनों में नहीं होगा, हो सकता है आपकी ऑब्लिगेशन इतनी ज्यादा हो कि नहीं हो कभी। तो ऐसा नहीं कि आपको ये चीज बुरी लगनी चाहिए, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका गोल ऑफ इन्वेस्टिंग 30% पैसा सेव और इन्वेस्ट करना होना चाहिए। अगर आप 30% पैसा सेव करते हो तो आपका कॉर्पस कितना बन जाता है? ये रहा नंबर, बहुत अच्छा नंबर निकल के आता है, करीब करीब 3 करोड़ रुपए का। इसको आप फिर से डिवाइड बाई 4 कर दो तो कितना बैठ गया? करीब करीब 75 लाख रुपए आज के सिनारियो के हिसाब से। तो 75 लाख रुपए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होता है रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स का मतलब क्या कि हमने इन्फ्लेशन को हटा दिया है, ये एक रियल पैसा है जिसकी वैल्यू हम आज से कंपेयर कर सकते हैं। तो 75 लाख रुपए एक अच्छा मोटा अमाउंट होता है। तो अब सवाल आता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिस्टम कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका काफी सारा पैसा अब मार्केट में और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जाएगा। अब सीरियस हो जाने वाली बात क्या है कि कई लोग जो होते हैं अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं और उनका क्या होता है, यार मैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ही करूंगा। अब आप म्यूचुअल फंड को एक सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह देखो, जैसे अपनी नेटफ्लिक्स होती है, अमेजॉन प्राइम होता है, उसमें अपन कितने देते हैं? 300-400-500 रुपये महीना देते हैं। अब इमेजिन करो कि अगर आप 30,000 रुपये म्यूचुअल फंड वालों को देते हो तो आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितनी बढ़ी? आप मुझे कमेंट करके बताना। करीब करीब म्यूचुअल फंड में 1 से 2% पैसा लिया जाता है, तो 2% मान लेते हैं क्योंकि आपने 30,000 रुपये डाले, तो करीब करीब कितना बैठ गया? 600 रुपये महीना। फिर आपने अगले महीने फिर से 30,000 रुपये डाला, तो आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितनी हो गई? वो हो गई डबल, 1,200 रुपये। अब आपने तीसरे महीने भी कंटिन्यू करा तो आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितनी हो गई? करीब करीब 1,800 रुपये। तो अब वो गिनती बैठाते जाओ और अगले 20 सालों तक बैठाना और मुझे कॉमेंट करके बताना कि एक्चुअल में आप कितना पैसा खो रहे हो कमीशंस में। तो यहाँ पे जब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी तनख्वाह बैठ जाए और आप 25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना खुद का पैसा मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपने ऐसे सिस्टम इस्टेब्लिश करने चाहिए जिसमें आप कमीशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खो। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई लोग जो होते हैं उनको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान जो होता है म्यूचुअल फंड का वो भी समझ नहीं आता। अब दोनों ऑप्शंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगेन मैं लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वो पूरा म्यूचुअल फंड पे वीडियो देख लेना। अब कहने का मोटा मोटा भावार्थ ये निकलता है, भावार्थ का मतलब आप मुझे बता देना क्या होता है। कहने का मोटा मोटा भावार्थ ये निकलता है कि अगर आप रेगुलर फंड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कमीशन ज्यादा लगता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हो उसी म्यूचुअल फंड में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो उसमें आपका कमीशन कम बैठ जाता है। इस छोटे से चेंज से आपकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट म्यूचुअल फंड की काफी कम हो जाती है। तो ऐसी चीजें और ऐसी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी जो आप कर सकते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप कृपया करके इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, वरना आप जिंदगी भर 1-1.5-2% कमीशन देते रहोगे। आपको लगेगा कि यार 1-1.5% से क्या ही होता है। अभी मैंने आपको सब्सक्रिप्शन सर्विस का एग्जाम्पल दिया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के कि आप कितना कमीशन भरने वाले हो अपनी पूरी जिंदगी में। तो अब कहानी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और थोड़ी फैंसी चीजें समझते हैं, थोड़े से और ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि आपकी तनख्वाह हो गई अब 2 लाख रुपए। अब इससे आप कितना कॉर्पस बना सकते हो? तो चलो बहुत ज्यादा अपन मैथ यहाँ पे नहीं भी करते। अब कई लोग जो पिछले सेक्शन में बोल रहे थे कि यार अक्षत मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ लेकिन मैं तो नहीं कर सकता 25-30 हज़ार रुपए सेव, तो कोई बात नहीं। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाओगे तो आप पिछली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो बिठा सकते हो ना, वहाँ पे तो आप 25-30 हज़ार रुपये सेव कर सकते हो। वो तो आपका मात्र 10-15% सेविंग्स रेट होता है, तो यहाँ पे आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो आप वही 1 लाख रुपए की मैथमेटिक्स इस 2 लाख रुपए के अमाउंट में बिठा लेना। अब यहाँ पे एक मुख्य संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल सा ये है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा बढ़ जाए मार्केट में, तो मान लीजिए आप 50,000 रुपए 70,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो उस समय आपका गोल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होना चाहिए?
मेरे हिसाब से आपके 2 गोल और एडिशनल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपना करीब करीब 40 से 50% पैसा सेफ रखो। सेफ का मतलब अगेन निफ्टी 50 या फिर ऐसे स्टॉक्स जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, उसको आप बोलो अपना कोर पोर्टफोलियो। आप अपना पैसा वहाँ पे डालना शुरू कर दो और सेफ्टी की तरफ बढ़ो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि आप कुछ ऐसे एसेट क्लासेस की तरफ बढ़ो। एसेट क्लास का मतलब हो गया जैसे स्टॉक्स एक एसेट क्लास हो गया, सिमिलरली बॉन्ड्स या डेट हो गया एक एसेट क्लास, सिमिलरली रियल एस्टेट हो गया एक एसेट क्लास। आपको ऐसे एसेट क्लासेस पकड़ने पड़ेंगे जिसमें आपकी वेल्थ कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट खरीदते हो तो आपने आज तक सुना है कि आपने 10 लोगों से बात करी कि भाई मैंने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, उस ज़मीन की कीमत आधी रह गई, या तो ज़मीन की कीमत बिल्कुल डब्बा हो जाएगी क्योंकि उसमें से कुछ रोड निकल गई, कुछ खराब या जब्त हो गई या कुछ हो गया उसमें, वरना आपने लोगों से यूजुअली यही सुना होगा कि यार मैंने ज़मीन खरीदी, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं आया लेकिन मेरा पैसा डूबा भी नहीं। तो वो क्या हो गया, वो एक तरीके का वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट हो गया। अब आप 75,000 रुपए, लाख रुपए महीना डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दो। कुछ पैसा आपको वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट्स में भी डालना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसअग्री करता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर क्या बोलते हैं कि भाई पैसा बस बढ़ाते जाओ, 15% रिटर्न, 20% रिटर्न, 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 250% रिटर्न। नहीं, आपका गोल क्या होना चाहिए, वेल्थ प्रिजर्वेशन भी तो आपका गोल होना चाहिए। तो डाइवर्सिफाई रखना अक्रॉस एसेट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं भी रियल एस्टेट में काफी निवेश करता हूँ। स्टॉक, इक्विटीज, ये सब मेरे फेवरेट एसेट क्लासेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी 100% पूंजी सिर्फ स्टॉक मार्केट में भरता चला जाऊंगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहली चीज तो ये कि आप करीब करीब अपना 40 से 50% पैसा सेफ एसेट्स में डाइवर्ट करो। दूसरी चीज ये कि वेल्थ प्रिजर्वेशन एसेट्स में भी कुछ एक्सपोजर लो। अब चलते हैं फाइनल और एकदम हाई फाई लेवल की तरफ। अब मान लीजिए भाई साहब या बहन जी, आप कमाते हो 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा, अब आप पहुंच चुके हो एकदम बाहुबली लेवल पे, तो आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे आपका वेल्थ प्रिजर्वेशन क्रिटिकल गोल हो जाता है। तो आपने कई बार खुद ऑब्जर्व करा होगा और इनफैक्ट मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि यार अक्षत यार मैं एक पीएमएस में पैसा डाल दूं या मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लूं। तो आपको ये सब चीज़ें कब करनी चाहिए, जब आप खुद 5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम लेवल पे पहुंच चुके हो और बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हो स्टॉक मार्केट में और आपको खुद बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए आप पीएमएस सर्विस और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले रहे हो। अब मुश्किल क्या होता है और डाउनसाइड क्या होती है कि ये जो पीएमएस सर्विस वाले होते हैं वो आपसे 2% कमीशन लेते हैं और बहुत ज़्यादा कमीशन हो जाता है वो, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक समस्या हो जाती है। तो इस स्टेज पे आपको सिंपल डिसीजन लेना पड़ता है कि यार आप अपना पैसा खुद मैनेज कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आ बहुत रहे हैं और आप लगा रहे हो डब्बा स्टॉकों में, तो आपका पैसा डूबता चला जा रहा है। तो इससे अच्छा तो आप पीएमएस वाला या फाइनेंशियल एडवाइजर ही हायर कर लो, तो वो स्ट्रैटेजी सेंसिबल होती है। आपको पीएमएस वगैरह के बारे में तभी सोचना चाहिए जब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो और आप काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या मैं पीएमएस सर्विस हायर करता हूँ? नहीं, मैं नहीं करता। मैं खुद करता हूँ अपना पैसा ट्रैक, मुझे मज़ा भी आता है। मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करता हूँ। अगर आपको ये एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे हो तो कृपया करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, इससे इस चैनल की ग्रोथ में मदद होगी। थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे जल्द मिलता हूँ।